नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज के ज़माने में फाइनेंशियल प्लानिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट राइट है तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। आज हमारे पास एक ऐसे एक्सपर्ट है जिनके पास 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल प्लानिंग में और इंडिया के टॉप 1% फाइनेंशियल प्लानर में आते हैं। राजेश मिलोचा जी लगभग 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आज इनके साथ हम पूछेंगे कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और इनका अपना अनुभव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में। नमस्ते भाइयों बहनों। आज के ज़माने में राइट प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट का ऐसा है जो बड़ा बहुत वोलेटाइल है, बहुत प्लानिंग चाहिए, बहुत अनुभव चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आज के समय बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। आज हमारे पास राजेश मिलोचा सर है जिनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। लगभग 225 करोड़ अमाउंट की इन्वेस्टमेंट लोग कर चुके हैं इनके जरिए अलग अलग म्यूचुअल फंड में, अलग अलग जगह। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ये धुरंधर है। टॉप 1% फाइनेंशियल प्लानर में सर की गिनती है। 3 किताबें लिख चुके हैं। तो आज स्वागत है राजेश मिलोचा सर का, जो अपना अनुभव शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस लाइफ का, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर नमस्ते सर, वेलकम है आपका हमारे प्लेटफॉर्म। Thank you, Satya ji, for inviting me. It's my pleasure. And thanks for the nice introduction. सर बताइए कि आपने शुरुआत कैसे करी। Okay. तो पहले तो MBA फाइनेंस किया फ्रॉम जमनाल बजाज मुंबई। फाइनेंस में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो आई जॉइंड ICICI। फिर ईयर 2000 के आसपास .com जब आया था तो पीपल वर मूविंग इनटू टेक्नोलॉजी, तो मेरे को भी लगा कि चलो आई विल आल्सो मूव इनटू टेक्नोलॉजी, बट फाइनेंस एंड बैंकिंग पे ही फोकस रखा, मोर टुवर्ड्स क्लाइंट, एक्चुअली कि क्लाइंट से समझने का फाइनेंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री से, और फिर वो टेक्निकल लोगों को समझाना, मोर एज अ बिजनेस एनालिस्ट काइंड। सो दैट हैज़ गिवन मी द इम्पोर्टेंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो मेरे को आज बिजनेस में बहुत काम आ रहा है, जहाँ मैंने बहुत सारी ऑटोमेशन की है, बिकॉज आई अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी। बट मेन जो मेरा जो चेंज आया है वो आया था विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वेर इन आई वर्क फॉर मोर देन 10 years। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इज़ अ वेरी वेल नोन US MNC, और इट्स अ म्यूचुअल फंड कंपनी। और दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इन्वेस्टमेंट जो हमें करना चाहिए वो वैसे रैंडमली नहीं करना चाहिए। इट शुड हैपन बेस्ड ऑन योर गोल्स, योर रिस्क प्रोफाइल एंड योर टाइम हॉरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी रैंडम थी। जो मुझे कोई बोलता था कि यहाँ पे पैसा डाल दो अच्छा रहेगा, आई यूज्ड टू डू इट। बीइंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड ऑल्सो आई हैव मेड दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। तो फ्रैंकलिन में पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आई रियलाइज सम ऑफ द मिस्टेक्स आई हैव मेड, एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, जो गलती हो गई, नाउ लेट मी रेक्टिफाई इट। एंड देन आई डिड अ गोल्ड बेस्ड प्लानिंग फॉर माई इन्वेस्टमेंट्स। अब गोल्स क्या होते हैं जनरली? मोस्ट पीपल, रिटायरमेंट, सबका रिटायरमेंट आता ही है एट सम पॉइंट ऑफ द अदर। बच्चों की एजुकेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल फॉर मी टू प्रोवाइड देम द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। एंड मैरिज, बच्चों का जनरली यही गोल्स रहते हैं ऑफ एनी फैमिली। तो गोल बेस्ड प्लानिंग किया, एंड दैट चेंज्ड माय कंप्लीट पर्सपेक्टिव। जो 10 साल जो मैंने गोल बेस्ड प्लानिंग किया, उससे मैंने देखा कि मेरे सारे गोल्स अचीव हो गए हैं। एंड देन एट द एज ऑफ 45 years आई फेल्ट कि नाउ आई शुड स्टार्ट ऑन माई ओन, बिकॉज क्या था, द रोल वॉज अ सीनियर रोल, इट वॉज अ वेरी ग्लोबल रोल, इट वॉज ऑल्सो इम्पैक्टिंग माई हेल्थ। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब सब छोड़ दो, now do something what you enjoy. So that's when I decided to leave. I got myself certified as a financial planner, तो आई एम a CFP, जो मैंने फ्रैंकलिन में होते हुए मैंने ये कर लिया था, because by that time I decided कि now I will educate other people in terms of their own finances, because फाइनेंस का होने के बाद मैंने इतनी मिस्टेक्स की हैं। अब जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फाइनेंस जनरली पता नहीं होता है। सो देन आई थॉट कि नाउ आई हैव टू वर्क and help people achieve their financial freedom. So that was my main motive, and that's when I decided to leave and get started on my own. सर आपके पास 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का, और जब कॉर्पोरेट से आप फाइनेंशियल प्लानिंग में मूव किए एज ए फाइनेंशियल सर्टिफाइड एक्सपर्ट, किन किन दिक्कतों का आपने सामना किया, कैसे आपने आपको स्टैब्लिश किया, क्योंकि इस फील्ड में
अपने आप को स्टैब्लिश करना आसान नहीं है। यस, तो उस टाइम पे मैंने एक तो सबसे पहले ये देखा कि आई शुडंट हैव अ प्लान बी. तो द फर्स्ट थिंग विच आई डिड was I switched off from the job websites because it should not happen कि मैं fresh start कर रहा हूँ और उसके बाद में कोई attractive job आ गया and I get tempted कि ये सब छोड़ो job पे जाओ. So I decided I will not have a plan B. This is what I'm going to do throughout. So that really helped me. Or when you start like this, you're starting as fresh. So you're starting with zero AUM. So we need to understand कि that time there will be challenges. और ये प्रोफेशन अपना ऐसा है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट खुद की बहुत ज़्यादा नहीं होती, कोई मशीनरी वगैरह चाहिए नहीं होती इन अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ सेटअप. जो चाहिए होता है इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए होती है. यू आर मैनेजिंग पीपल्स मनी, तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन आई डिसाइडेड कि आई विल हैव अ फ्यू terms based on which I will do. One was, I'm not going to go out and get clients. एक्सपीरियंस इतना है कि लेट क्लाइंट्स फाइंड मी, क्योंकि एक बार वो मेरे पास आएंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्वर्जन इज गोइंग टू बी मच हायर. और शुरू में क्या था कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स बन गए फ्रॉम द जॉब वेयर आई वॉज लिविंग बिकॉज इनफॉर्मली आई यूज टू एडवाइज देम. तो जैसे ही उन्होंने देखा कि नाउ फॉर्मली आई एम डूइंग इट, they were happier than me and they said manage my money. Formally you cannot work in this profession because it's a conflict of interest. तो शुरू में काफ़ी सारे clients Franklin से ही आ गए and then they started referring me. और एक बार referral start हो गया, then the compounding happened even in the referrals as well. So that was one thing. Then I decided कि I'm going to do things online. Digital पूरा काम करना है. Then I'm not constrained to a particular city. I can get clients from anywhere across the world. So once you do these things, and as I said, this is a trust-based business. It's not a push-based, you know, कि you are selling a product and people will buy. It's more of a pull-based kind of a plan which happens. So I realize कि जितना आप दूर रहते हैं ना, उतना ही लोग आपके ज़्यादा पास आते हैं बिकॉज दे रियलाइज कि उनका नीड ज़्यादा है एज अगेंस्ट माई नीड. मेरे तो एज अ सेड कि गोल्स मीट हो गए थे. आई डिडंट बॉदर देन कि कोई क्लाइंट बने या ना बने. बट दैट्स व्हाट एक्चुअली हेल्प मी नाउ व्हेन आई लुक एट इट 9 years एक्चुअली. यू नो दैट रियली हेल्प मी बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन माई ओन टर्म्स. आपके फील्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग में पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल. आपने कई किताबें इसके ऊपर लिखी, आपने लोगों को अवेयरनेस देने का काम ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से लोग भी आपके पास आए. इस पर थोड़ा बताइए किस तरीके से आपने अपना पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन बिल्ड किया. ओके, गुड क्वेश्चन. सो पर्सनल ब्रांड के लिए एक तो पहले नाम इंपॉर्टेंट होता है. इट्स नॉट योर नेम बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म यू नीड टू हैव अ ब्रांड. while people will still recognize you as a name, but long-term sustenance के लिए you need to have a brand. So first I came up with a brand, I came up with a logo even before starting. मैंने पहले वेबसाइट भी अपनी बना ली. And you shouldn't go for doing the things at their best. वेबसाइट बहुत अच्छी नहीं थी, but it was good to get started with. You can always improve on those things. Of course, brand name etc. you can't change later. तो उसके लिए काफ़ी thought process चाहिए होते हैं. हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि रेगुलेशंस बहुत हैं. सर्टन नेम्स वी आर नॉट अलाउड टू यूज़. तो आई हैड टू बी केयरफुल कि आई डोंट गो अगेंस्ट द रेगुलेशंस. तो वो ब्रांड नेम मैंने फिर अकॉर्डिंगली चूज़ किया. देन आई बिल्ड अप माई सोशल मीडिया प्रेजेंस बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई डिसाइडेड कि सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर अक्वायरिंग क्लाइंट्स. जैसे मैंने शुरू में बोला कि मैंने रेफरल बेस्ड का मैंने डिसीजन लिया कि इट्स गोइंग टू बी रेफरल बेस्ड. तो व्हेनेवर any of my client refers, so that person is first going to go online and check about you. और अगर आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, then the comfort factor develops. मार्केटिंग ऑलरेडी हो गई है from the person who has referred you. You know, मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो ट्रस्ट होता है वो वेबसाइट्स वगैरह देख के, लिंक्डइन प्रोफाइल देख के वो ट्रस्ट बन जाता है. एंड लेटली आई हैव ऑल्सो रिटन दीज 3 books. उन 3 books के इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी हुए हैं, तो वो सब सोशल मीडिया में आ गया है और मेरे गूगल सर्च में आ गया है. सो देन दैट ब्रिंग्स द डोमेन अथॉरिटी ऑल्सो ऑन टू इट. सो आई थिंक दैट हैज़ रियली हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग माई ब्रांड.
आज के टाइम में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और आजकल लोग खर्च कई बार ज़्यादा करते हैं, सेविंग्स कम करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और इनिशियली जब हम स्टार्ट करें तो किन बातों का हम ध्यान रखें? ओके, तो जनरली क्या रहता है कि व्हेन पीपल आर स्टार्टिंग, तो एक्स इनकम होती है, मे बी थोड़ी इनकम होती है शुरू में, तो उनको लगता है कि मेरी तो इनकम ही इतनी थोड़ी है, वाई शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ये टाइम तो इंजॉय करने का है, वाई शुड आई इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो अभी बहुत साल के बाद है, जाके है, एंड में जाके हो जाएगा। सो देयर फोकस इज ऑन स्पेंडिंग। और क्या उनको लगता है कि ठीक है, महीने के एंड में अगर थोड़े पैसे बच गए तो आई विल इन्वेस्ट। सो बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट्स। मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, सेम वर्ड्स चेंज द इक्वेशन, पुट इट एज इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। पहले आपने अगर पैसा साइड में रख लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, जितना भी हो, 2,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। उसके बाद जो बच गया है, नाउ यू डोंट हैव एनी गिल्ट ऑल्सो, बिकॉज यू नो कि यू हैव इन्वेस्टेड दैट मनी। देन वॉट यू नीड टू डू इज देन यू स्पेंड दैट मनी। और इससे क्या है कि एक रूटीन बन जाता है, एंड स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ एन SIP, अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सो देन देयर इज अ डिसिप्लिन अटैच टू इट, और ये कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। खुद का अगर मैं आपको बोलूं, मैंने बोला कि मैंने शुरू में कुछ मिस्टेक्स की हैं, बट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑफ माई अर्निंग एट द एज ऑफ 25, और 45 ईयर्स की एज तक, 20 साल में इतना हो गया कि ऑल माई गोल्स वर अचीव्ड। और मेरे केस में, एज आई सेड, education goal was very important. I wanted to provide best of the education abroad to my children, and I've been able to fund that also myself. So ये सोचना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि थोड़ा पैसा है करके क्या होगा, बहुत कुछ हो जाता है। हमारे ज़माने में तो सैलरीज ही बहुत कम हुआ करती थी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। आजकल तो अच्छी खासी सैलरीज हैं, बट लोगों के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो देन दे हैव टू बैलेंस द टू थिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस। आज के ज़माने में हर व्यक्ति अलग अलग करियर चाहता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सर एज ए आपका ऑप्शन कितना बढ़िया रहेगा और इसके क्या क्या इसका फ्यूचर है? आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्पेशली इंडिया में। अगर हम CFPs देखें तो पूरे वर्ल्ड में करीब 2,25,000 के आसपास CFPs हैं जो सर्टिफाइड हैं, एंड दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन ऑफ अ CFP। हमारा भी जो है, हम CFP US के अंडर अब आते हैं। इंडिया में ये नंबर है सिर्फ 3,200, सिर्फ US में ही 1 लाख से ज़्यादा है। तो अवेयरनेस बढ़ रही है। जस्ट थोड़े टाइम पहले ही 2,000 CFPs थे इंडिया में, अभी 3,200 हो गए हैं। और म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आई सी अ लॉट ऑफ फ्यूचर। क्या है कि अभी भी हार्डली 5 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी भी FDs में हो रहा है या इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हो रहा है। पीपल आर रियलाइजिंग कि FDs आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन एक्चुअली, आफ्टर टैक्सेशन वहाँ जो रिटर्न्स आ रही हैं। म्यूचुअल फंड इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक्स में क्या है कि आपको रिसर्च वगैरह करना होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब बेचना है उसको करके। म्यूचुअल फंड में देयर इज प्रोफेशनल फंड मैनेजर, सो द फंड मैनेजर विल डिसाइड, एंड इट्स नॉट जस्ट वन स्टॉक। एक ही फंड में करीब 50-60 स्टॉक्स होते हैं, सो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, टोटल एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी लेस, एंड यू पे ओनली द एक्सपेंस रेशियो, देयर इज़ नो अदर हिडन चार्जेस एट्सेट्रा। और क्या है कि ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। सेबी और एम्फी ने काफ़ी अच्छा रेगुलेशन किया हुआ है टू मेक इट क्लाइंट फर्स्ट। आजकल कैंपेन भी बहुत होता है, म्यूचुअल फंड सही है, जो आपने भी सुना होगा उसके बारे में, इस कैंपेन के बारे में। फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट सिर्फ CFP होने के बाद आपके पास क्लाइंट्स आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि क्या है कि इन्फॉर्मेशन आजकल सब हर जगह है। क्लाइंट के पास ये भी हो सकता है आपसे ज़्यादा नॉलेज हो।
तो यू हैव टू ऐड समथिंग एडिशनल टू द क्लाइंट, और वो ट्रस्ट बनाना होता है. एंड इट शुड नॉट बी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्रोडक्ट. When a client is coming to you, he'll ask you about other products as well. वो पूछेगा कि मैं म्यूचुअल फंड में क्यों डालूं, ये दूसरे प्रोडक्ट में क्यों ना डालूं. तो आपके पास रिस्पॉन्स होना चाहिए कि वाई म्यूचुअल फंड इज बेटर. At the same time, if the other product is better for the client, then we have to act in client's interest. And then we should say कि हाँ आपके लिए वो प्रोडक्ट अच्छा है. जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन बॉन्ड्स, दे आर वेरी गुड. गवर्नमेंट गारंटीड है, 7.25% का रिटर्न मिल रहा है. अगर उनको सेफ्टी चाहिए, देन इनिशियल ईयर्स के लिए दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम. सो यू हैव टू वर्क इन क्लाइंट्स इंटरेस्ट, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, eventually the client will understand and then the trust will be lost. So आपने जो क्वेश्चन पूछा, future is very good, but then you have to gain some experience also. आजकल CFPs की requirement बहुत जगह है. AMCs में you can work there, you can work under a reputed financial advisor or a mutual fund distributor, and there are lot of requirements. You have to understand things there, and direct selling will not work if you're just trying to push a product, और अगर आपके पास deep knowledge नहीं है उस product के बारे में, that is not going to work. तो profession is very good, काफ़ी lucrative है in terms of having a long term career. शुरू में challenges काफ़ी आएंगे, शुरू के 4-5 साल challenges बहुत आते हैं, but once you are able to get that out and once the trust is developed, then the future is very good. आज के टाइम बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, AI बेस है, वो डेटा दिखाते हैं, वहाँ से आप नाम खरीद भी सकते हो. अब जब कोई आपके पास आता है तो उसको कमीशन भी पे करना पड़ता है. तो इसमें ह्यूमन अप्रोच कितनी इम्पोर्टेंट है? ओके, आई थिंक हमारे प्रोफेशन में इन्वेस्टिंग नहीं है. दैट्स अ मिसकंसेप्शन विच पीपल हैव गॉट. व्हाट वी डू इज वी मैनेज द बिहेवियर ऑफ पीपल. बिकॉज होता क्या है कि मार्केट में यू नो ups and downs आते हैं, and we have seen people who invest on their own, they get influenced by that. कि पोर्टफोलियो इतना गिर गया, हमने 2020 में देखा था मार्च में, वो 2 महीने में, मार्च और अप्रैल में लोगों का पोर्टफोलियो इतना गिरा, लोगों ने रिडीम कर लिया. 45,000 सेंसेक्स था, 26,000 पे आ गया था. लोग घबरा गए क्या कि वर्ल्ड तो खत्म होने वाला है, ये जो पैंडेमिक का जो प्रॉब्लम आया था. लोग घबरा गए, उन्होंने पैसा निकाल लिया. जिन लोगों ने अपने आप इन्वेस्ट किया था विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज ये जितनी भी एप्स रहती हैं, दे आर नॉट फॉर अ पर्सन, दे आर जेनरिक. और ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि व्हेन एनीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री, देन यू आर द प्रोडक्ट बिहाइंड इट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल प्रॉब्ली get you to buy some other product which is not good for you. इतना बोलेंगे उस product के बारे में कि you will end up buying that, because anything free is not going to sustain. तो हमारा काम क्या रहता है कि when we get commissions, we have to manage the behavior of people. The thing which I ask whenever somebody asks for redemption कि market इतना गिर गया है, मेरा पहला question जाता है, what's your goal? अभी ये पैसा अगर निकाल भी लिया तो क्या करोगे? बोलते हैं मैं अपने बैंक में रख लूँगा. Why? जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो डिस्कशन हुई थी कि ये लॉन्ग टर्म पैसा है. तो व्हेन द मार्केट्स हैव फॉलन, इट्स अ गुड टाइम टू एक्चुअली इन्वेस्ट. जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं और किसी ग्रोसरी शॉप में गए या मॉल में गए, सेल को देख के हम सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये तो प्राइस बहुत सस्ता है, ज़्यादा खरीद लेते हैं. बट इन्वेस्टिंग की जब बारी आती है तो एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं. सेल का टाइम है उस टाइम पे, जब मार्केट गिरिया, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका गोल नहीं होना चाहिए. अगर आपका गोल उस टाइम पे है तो आपको वो पैसा निकालना ही पड़ेगा. विच एज आई सेड अर्लियर, अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो देन तो इक्विटी में डालना ही नहीं है पैसा. लॉन्ग टर्म गोल है तो मार्केट गिर रही है, गिरने दो ना. दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली स्टे इन्वेस्टेड. अगर ज्यादा पैसा है तो इन्वेस्ट मोर मनी. दिस इज व्हाट विल जनरेट मनी. यहाँ जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, 2020 में सेंसेक्स 26,000 आ गया था. उस टाइम पे जिन्होंने रिडीम किया तो जो भी उनका जो लॉस था वो परमानेंट बन गया. अदरवाइज क्या है कि नोशनल लॉस है. इवेंचुअली मार्केट्स विल रिकवर. और वो अभी हम देखें आजकल अगेन ये जो टैरिफ्स वगैरह का चल रहा है, थिंग्स हैव गॉन डाउन, बट अभी भी देखो सेंसेक्स
81,000 पे है. It's more than 3 times of the time in 2020. So long-term investing is very, very important. आपकी फील्ड में अभी यही आ चुका है, अब कई बार हर फील्ड में यही आ रहा है, तो जो नए लोग जो अपना कैरियर का बनाना चाहते हैं एज ए फाइनेंशियल प्लानर, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके हिसाब से? I think impact नहीं होगा as long as we believe in ourselves and we are willing to learn. Because क्या है कि अपने प्रोफेशन में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस में स्पेसिफिकली नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ये प्रोडक्ट्स रेलेवेंट है मेरे क्लाइंट के लिए या नहीं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, हमारा प्रोफेशन इन्वेस्टिंग का सिर्फ नहीं है. इन्वेस्टिंग इज ओनली एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर अस. हमारा काम रहता है एक तो रिसर्च, विच इज़ अ वेरी डीप रिसर्च जो होती है, जहाँ पे सिर्फ रिटर्न नहीं देखा जाता है, रिस्क भी देखा जाता है. इनफैक्ट आई गिव 50% एम्फोसिस ऑन रिस्क. रिस्क रिलेटेड थोड़ी रेशियोज होती हैं, वी हैव टू लुक एट दैट एंड वी हैव टू लुक एट द रिटर्न्स. और ये रिटर्न्स पास्ट रिटर्न्स है, वी हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर. सो वी हैव टू डू दैट. और क्या है कि थिंग्स कीप चेंजिंग. फंड मैनेजर्स दे कीप शिफ्टिंग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस. अगर हमें लगता है कि इस फंड में अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सो देन वी मे नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट. अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. And managing behavior of people, that is very, very important in our industry, because people can panic, especially looking at their returns. Because होता क्या है कि when people approach us, they say कि हाँ ये पैसा तो long term है, I can take risk. But actual उनका जो एग्ज़ाम आता है, वो एग्ज़ाम वहीं पे आता है जब मार्केट गिरती है. उस टाइम पे उनका रिस्क क्या है, क्योंकि उस टाइम पे उनको लगता है कि पोर्टफोलियो नीचे चला गया, अब निकाल लेते हैं. तो रियलिटी में क्या है कि देयर रिस्क इज ओनली व्हेन द पोर्टफोलियो इज गोइंग अप, दे आर विलिंग टू टेक रिस्क. दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क व्हेन द पोर्टफोलियो इज गोइंग डाउन. दैट इज नॉट रिस्क टेकिंग एबिलिटी. तो दैट्स द टाइम व्हेन वी इवैल्यूएट पीपल. देखते हैं कि जब पोर्टफोलियो गिरता है तो क्या होता है. और हमारे एंड पे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, ऐप्स वगैरह होते हैं, वी कैन ईजिली चेक हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन इज लॉगिंग ऑन to check their portfolio. अगर मैं देखता हूँ कि somebody is checking 5 times in a day, which means the person may not be able to absorb risk. And there are some people who don't even check their portfolio at all. So then they know कि ये long term पैसा है, I don't need to check it. So then gradually we can keep increasing risk for people. पहले लोगों को समझना बहुत important है. So I think behavioral aspects is more important, understanding people. और मेरा क्या है कि a lot of my clientele has actually shifted towards IT professionals, and it wasn't designed that way, but because I was working in the South for so long and I knew a lot of people in the technology side, वहाँ से clients आए और फिर उन्हीं के referrals अभी भी आ रहे हैं, South से ही referrals आ रहे हैं. So then I'm able to understand their behavior as well, especially AI related जो आपने question पूछा, तो they are getting scared quite a lot. And another kind of a niche which I'm noticing is happening is single mothers. A lot of them are approaching me now. They could be single all throughout, or their husband may have passed away, या divorce वगैरह हो जाता है. At times their understanding in personal finance can be very less, but then एक बार उनको understanding आ जाती है, बहुत questions पूछते हैं मेरे से, एक बार trust build हो जाता है, then they know कि अगर ये long term पैसा है, बच्चे की education के लिए है, they will not bother me in terms of asking me questions कि ये portfolio का ये वाला fund नीचे क्यों आया है, etc. They know कि ये long term पैसा है and then they have that trust with me. तो ये थोड़ा niche automatically बनता जा रहा है, which I think is a pretty good niche for me right now. सर कौन कौन से नॉर्मली मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के बीच में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, और फाइनेंशियल रेडियंस में एज ए कंपनी आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं? ओके, तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं. एक तो जैसे ये है कि अगर कोई फ्रेश है, नया नया जॉब शुरू किया है, उनको लगता है कि वाई शुड आई इन्वेस्ट जस्ट नाउ, ये टाइम तो मौज मस्ती का टाइम है, छोड़ो बाद में देख लेंगे, रिटायरमेंट में तो अभी बहुत साल बाकी हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, तो बच्चों के रिलेटेड भी गोल्स नहीं हैं.
बट उसमें क्या होता है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है वो फिर छूट जाती है, और उसमें फिर लोगों को फिर बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट आती है फ्यूचर में. सो व्हाट आई फील इज यू शुड गेट स्टार्टेड विद वॉट एवर अमाउंट इज अवेलेबल. वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसिप्लिन होना, एक बार अप्रोच बन जाए. जितना भी सेविंग्स हो रही हैं, 1,000 रुपये, 2,000, 5,000, 10,000, जितना भी सेव हो रहा है, जस्ट गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग. और पहले इन्वेस्ट कर दो, जिससे कि बाद में आपके पास कोई गिल्ट ना रहे कि आई एम स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, मेरे को तो इन्वेस्ट करना चाहिए था. लेटर यू कैन ऑलवेज इंक्रीज. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी थिंग्स विल स्टार्ट. एक तो क्या होगा, डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाएगा. दूसरा ये होगा कि कंपाउंडिंग तब हो जाएगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एंड इन्वेस्ट बेस्ड ऑन योर गोल्स. अगर लगता है कि आपको 2-3 साल में पैसा चाहिए, तो देन इक्विटी इज नॉट द राइट अप्रोच. तो एक तो ये है कि इज माई मनी गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? द आंसर इज येस. जितना भी अमाउंट होगा इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. दूसरा, लोगों को लगता है कि ये तो रिटायर्ड नहीं, ये तो रिच लोगों का काम है. मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग को लगता है ये बहुत बड़ा वर्ड है. हमारे पेरेंट्स ने तो कभी किया ही नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग, हमें क्या ज़रूरत है. मेरे हिसाब से जो रिच लोग रहते हैं उनका मेन फोकस रहता है प्रिजर्विंग द मनी. ये जो बाकी जो अपर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है टू गेट इन्वेस्टमेंट्स विच बीट इन्फ्लेशन. ओनली देन यू कैन रिटायर. नहीं तो आपका जॉब तो चलता ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट स्टार्टेड. और वाई डू वी नीड टू डू नाउ? पेरेंट्स के ज़माने में तो नहीं था. उस टाइम पे क्या था कि दे वर इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स नहीं थे उस टाइम पे. या तो स्टेट में होते थे या सेंट्रल में होते थे. आजकल ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जाते हैं या स्टार्टअप्स में जाते हैं, और बर्नआउट बहुत जल्दी हो रहा है. और एआई की वजह से ये श्योरिटी भी नहीं है कि क्या 60 साल तक की एज तक के लिए जॉब रहेगा. गवर्नमेंट जॉब्स में मेडिकल इज टेकन केयर थ्रू आउट लाइफ फॉर बोथ सेल्फ एंड स्पाउस. उसके अलावा देयर इज पेंशन. इन प्राइवेट सेक्टर द पेंशन इज वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी. प्रोविडेंट फंड होता है, बट दैट प्रोविडेंट फंड इटसेल्फ मे नॉट बी इनफ. और बहुत लोग तो क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड ही पहले विड्रॉ कर लेते हैं. तो फिर क्या है कि देन यू आर ऑन योर ओन कंप्लीटली, एंड दैट कैन देन बिकम अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन यू डोंट हैव टाइम. एक बार आपकी एज बढ़ गई, देन यू डोंट हैव टाइम टू एक्चुअली इन्वेस्ट, एंड देन यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट, एंड देन योर लाइफस्टाइल इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. तो मेजर मिथ्स मैं बोलूँगा कि ये दो ही हैं. उसके अलावा और भी मतलब लोगों को लगता है कि विच इज़ नॉट, विच इज़ ट्रू. मेरे हिसाब से दे शुडंट बिलीव एवरीथिंग जो सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो इतना कुछ बोलते हैं. दे शुड डू देयर ओन रिसर्च, एंड देन दे शुड एक्चुअली गो थ्रू द गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स और द रेगुलेटर्स की वेबसाइट में एंड गेट नॉलेज फ्रॉम देयर. I think that is very important. आपने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर्स दिए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए. पहली बात, आपको किसने मोटिवेट किया इसके लिए? दूसरी बात, इस सेशंस करने से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको क्या प्रोफेशनली फ़ायदा मिला सर? ओके, तो मैंने काफ़ी सारे सेशंस किए हैं, जैसे आपने बोला, इन पर्सन भी किए हैं और आजकल बहुत सारे वेबिनार्स भी किए हैं. तो मोटिवेशन इसमें मेरा यही था कि लिटरेसी इंडिया में बढ़ानी है. जैसे मैंने पहले बोला कि आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड और आई हैव मेड मिस्टेक्स. पीपल नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड्स कैन एक्चुअली मेक अ लॉट मोर मिस्टेक्स. और अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट बीन अ सब्जेक्ट विच इज नॉट टॉट इन स्कूल्स. हम इतने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का यूटिलाइजेशन ही नहीं आता है इन योर नॉर्मल लाइफ. पर्सनल फाइनेंस इज समथिंग विच एवरीवन हैज़ टू यूज़, विच एवर इंडस्ट्री यू आर वर्किंग. इट्स नॉट कि जो फाइनेंस में लोग हैं, जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, उन्हीं का ही पर्सनल फाइनेंस उनको देखना है. सभी लोगों को अपना पर्सनल फाइनेंस देखना है, और इसका इतना नॉलेज नहीं है. एंड दिस इज़ वन इंडस्ट्री वेयर यू कैन गेट चीटेड क्वाइट अ लॉट. People may have their own hidden agenda, and then they can cheat. So it's very important to have a good understanding in terms of what the product is, how is it going to benefit you,
and then you make a conscious call, and not because someone is saying that कि इसमें returns बहुत अच्छा आता है तो आप ये ले लो. That should not be the way. So I realized it's very important to do the literacy. I don't even follow up with the people once I've done the webinar. I don't take their contact details. हाँ, मैं अपने contact details ज़रूर दे देता हूँ, but I don't take details from people. Reason being, I want people to get back once they are ready, and if they need any professional help, they can approach me. So some people do approach me. I don't go with the objective कि मैं सेशन के लिए जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ से X% क्लाइंट्स चाहिए. मेरा काम है एजुकेशन देना. एजुकेशन दे दिया, उसके बाद में अगर लोग कॉन्फिडेंट हैं, they can manage things on their own, let them manage it. If they need a professional help, they will approach me. So I think that's what is the need here. You have written 3 books, Retire on Terms. इसके अलावा 2 बुक और लिखी. हाँ. तो इस बुक लिखने से एज ए प्रोफेशनली आपको क्या फायदा हुआ, और जब बुक लिखी थी तो क्या चीज़ें मन में थी आपके? ओके, या तो बुक्स के बारे में मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली सोच रहा था लिखने के लिए, और जो मैंने लिखी नहीं थी, क्योंकि क्या था कि इंटरेक्शंस होती रहती थी काफ़ी क्लाइंट्स के साथ में, और मेरे को तब यही लगा कि उनकी जर्नी तो इम्पैक्ट हो रही है, बट इतने लोग और हैं who are not interacting with me. They should also understand about personal finance. और मेरा जो hidden agenda जो था, जो मेरा motive था writing the book, it was to develop my brand authority, because domain understanding actually increases quite a lot when people know कि you have written books. So I started with the first book, Retire on Your Terms. इस book में मैंने क्या किया? First I started with my own story. पहला chapter मेरे बारे में ही है, as to how did I achieve financial freedom at the age of 45 years. What kind of mistakes I did, how did I rectify those mistakes, and then I achieved my financial freedom, and then I started following my passion. Then this book is not about investing. In fact, mutual funds के बारे में लिखा ही नहीं है इस book में मैंने. This book is about the non-financial aspects of retirement. कि एक बार आप retire तो हो जाओगे, what do you do after that? You just can't sit idle. आपने 50 साल की एज पे या 45 साल की एज पे जल्दी रिटायरमेंट ले ली, अभी भी 40-45 साल की लाइफ बाकी है. यू आर नॉट गोइंग टू सिट आइडल, बिकॉज इफ यू सिट आइडल देन देयर कैन बी अदर प्रॉब्लम्स. पैसा तो बहुत हो गया, बट देन मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड प्रॉपरली दैट टाइम, और वो ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं हो रहा है माइंड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देन टू कंटिन्यू थिंकिंग and doing something which you really enjoy. तो उसके बारे में फिर लिखा है, what are the mistakes which people do in retirement. और फिर ये भी चैप्टर है about calculating how much money do you need for retirement. और क्या है कि बहुत लोगों को वही लगता है, यार मैंने पैसा तो इकट्ठा कर लिया है, but is this enough? So then this book gets into those aspects. How do you identify how much money is enough? और इसके बारे में और भी बहुत कुछ है, but all on the non-financial aspects of retirement. So I published the second book, The Second Innings on Your Terms, which is a sequel to the first book, Retire on Your Terms. This book is about once you have retired, उसके बाद लाइफ में क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में ये बुक है. Third book is The Career Escape Plan. This is a book very close to my heart. तो होता क्या है कि when we start working, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम EMIs बढ़ जाती हैं या सोसाइटल प्रेशर्स आ जाते हैं. वी मे गेट इनटू अ जॉब विच वी डोंट लाइक, और हर एक के माइंड में कोई ना कोई पैशन होता है, हर एक के हार्ट में कुछ ना कुछ होता है कि आई वांट टू डू दिस. इट कुड बी रिलेटेड टू फार्मिंग या एजुकेशन या सोशल वर्क. लोगों के मन में होता है कि मेरे को ये काम करना है, बट जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वो पैशन कहीं ना कहीं छुप जाता है, और प्रेशर इतने आ जाते हैं, बड़े बड़े लोन्स ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में लगता है कि ये जो मेरा पैशन है यहाँ पे मेरे को ज़्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं, तो मेरा लोन कैसे सर्विस होगा, या एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, बच्चों की डिमांड्स बढ़ गई हैं, वहाँ पे खर्चे काफ़ी आ रहे हैं, तो पैशन कहीं ना कहीं छुप जाता है. एंड देन टुवर्ड्स द एंड रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि मेरे पैशन का क्या हुआ, और वो पैशन जाके फिर छुप जाता है, और एक टाइम पे जाके पैशन ख़त्म ही हो जाता है. जब तक
रियलाइजेशन आती है तब उनको लगता है यार मुझे ये काम करना था बट आई हैव नॉट बीन एबल टू डू, तो वो फिर मन में रह जाता है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू अचीव. I was working the whole life and I was working for my bank actually. I was not working for myself. So this book is about how do you identify कि आपका passion क्या है. So it starts with the definition of the calling and it starts with the definition of your career. दोनों में क्या difference है. It looks into that. How do you identify कि क्या passion है, getting that passion out. And then it has few case studies in the end of every chapter. How some people have been able to convert their passion into their career. उसके अलावा there are some questions which have been put, which are good questions for mindful thinking in terms of putting up some thoughts. कि are you ready for all this? So that's a very good book, which is very close to my heart. I mean, I was really happy when I wrote that book. So I would encourage everyone to read such books. They are there on Amazon, Flipkart, and many platforms globally. Ebook में भी हैं, paperback में भी हैं, and then it's also there as audiobooks in some of the platforms also. So all the variety is there. Do read these books and do provide me the feedback on Amazon and other platforms. I want to know whether these books are being liked by people or not. सर आपके बहुत सारे इंसाइट जो अपने बुक में लिखे हैं, वो मनी कंट्रोल जो इकोनॉमिक टाइम में पब्लिश हुए, इसका आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा और इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ में आपको क्या इसमें फ़ायदा रहा? ओके, तो ये जो इंसाइट्स जो आ रहे हैं, जो इंटरनेट पे जो आ रहे हैं इन सब मीडिया हाउसेस में, दिस इज़ ऑन द एक्चुअल थिंग्स विच आर हैपनिंग जस्ट नाउ. तो दे आर आस्किंग मी माई व्यूज़ कि कि इंटरनेशनल फंड्स के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, या जो नया स्ट्रक्चर आ रहा है, जो टैरिफ का आ रहा है, उसके क्या व्यूज़ हैं. सो दिस इज़ ऑल ऑन द करंट हैपनिंग. बुक्स के पहले पब्लिश हुए थे विद आउटलुक इंडिया एंड सम ऑफ द अदर magazines actually published the review. तो दिस इज़ बेसिकली टू हेल्प मी इन माई डोमेन अथॉरिटी. क्योंकि होता क्या है कि नाम या फर्म का नाम जब भी आता है तो वो गूगल में इंडेक्सिंग में इट हेल्प्स का क्वाइट अ लॉट. सो नाउ आई एम मोर सर्चेबल. तो जब भी लोग मेरे बारे में ढूंढते हैं इंटरनेट पे तो दे आर एबल टू फाइंड मी वेरी ईजली. दे फाइंड सम कंटेंट विच आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. So yeah, so they have been asking me for the comments and I've been providing it. So that's helping me in building my domain authority. सर फाइनेंशियल रेडियंस को लेके आपके आगे क्या प्लान है? और सेकेंडली आपने अभी तक जो किताबें लिखी हैं, आपने एजुकेशन अवेयरनेस दी है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, इसको लेके आगे प्लान क्या है आपके? ओके, तो मेरे को अभी इस इंडस्ट्री में लोगों से इंटरेक्शन करने में 9 साल हो गए हैं CFP करने के बाद. तो हर साल मैं एक एनिवर्सरी ब्लॉग लिखता हूँ जो मेरी वेबसाइट पे आता है. तो उसमें क्या लिखता हूँ मैं कि मेरे पिछले 1 साल में क्या अचीवमेंट्स थी, हमने क्या किया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या हमारा आगे का फ्यूचर है. तो जब मेरे 6 साल पूरे हुए थे तो उस टाइम पे मैंने लिखा था कि मेरी एक विज़न है कि पूरी प्रैक्टिस में, नॉट इमीडिएट बट टुवर्ड्स माय एंटायर प्रैक्टिस, मेरा विजन है कि आई वांट टू बिल्ड $50 मिलियन के लोग एंड 200 करोड़पतीस ओवर द कोर्स ऑफ माय प्रैक्टिस, कि मुझे इतने लोग बनाने हैं. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई विल बी एबल टू अचीव दैट नंबर once people are doing their investments. I'm tracking that number on a yearly basis ki how many I've added to it, and that also I've been reporting. So I do want to bring that awareness ki people become rich, they become financially free. At the same time I also understand ki sab log nahi honge, because not everyone goes through the same journey. While some want to do it, they don't do it because of various reasons. They get swayed by get rich schemes. They don't follow the practice of investing for a long term. They don't focus on the time, but they want to focus on the returns. जो compound interest का जो formula रहता है, तो उसमें उनका return पे ज़्यादा focus रहता है. ये focus नहीं रहता कि ज़्यादा time तक invested रहो, सब कुछ achieve हो जाता है. It's not that difficult, provided you are investing in right products and getting the right kind of advice from people. तो फिर सब कुछ अचीव हो जाता है. बट मैनी पीपल डोंट डू दैट.
तो वहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेट है कि they may not be able to achieve, but otherwise I do feel कि people who remain with me with my thought process, they will eventually achieve all their goals, and that will bring me a lot of personal satisfaction कि मैंने लोगों की lives में impact किया है, because responsibility is very high at our end. You know, we are impacting the lives of people. कोई भी गलती हो जाए, so it can impact them quite a lot. For me, it may be just one family out of the 400 families I'm managing. But for that one family, I have to be very careful that their goals don't get impacted. So responsibilities काफ़ी high हैं, but I'm sure I'll be able to manage them. Eventually, over a long period, I do feel कि I'll probably have a third innings. क्या होगी वो पता नहीं. First inning was when I was working for myself. 21 साल के मैंने जॉब किया. Second inning was what I'm doing just now. So this is basically helping people achieve their goals. Third innings अभी इतना आइडिया नहीं है. मे बी 15 साल 20 साल के बाद अगर उतनी लाइफ हो और उतने हेल्थ कंडीशंस रहे, मे बी समथिंग रिलेटेड टू सोशल वर्क. What it's going to be, I don't know. Can be related to education of the girl child is what I'm looking at just now, because whatever I'm earning just now, it's all extra. मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है, फाइनेंशियल गोल्स मेरे खुद के मीट हो चुके हैं, एंड राइट नाउ बिकॉज आई एम डूइंग वेल, द अर्निंग इज ऑल्सो गुड, बट देन आई हैव टू यूटिलाइज दैट मनी समवेयर. सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द थर्ड इनिंग्स. मोर टू कम ऑन दैट. I myself don't know what I will do. Sir, what are the biggest challenges you faced? You moved from corporate life to entrepreneurship. इसमें क्या क्या दिक्कतें आपको आई और ट्रांजिशन आपका कैसा रहा? Okay. Fortunately, I have not faced many challenges because I started the work after I had achieved my financial freedom, and that way I was able to decide कि मेरे को कैसे क्लाइंट्स लेने हैं, क्या मेरा मॉडल होना चाहिए, एट्सेट्रा. सो आई वॉज एबल टू डिसाइड कि रेफरल ही रखने हैं, मैंने लोगों के पास नहीं जाना है क्लाइंट बनाने के लिए. लेट पीपल फाइंड मी एंड हैव द ट्रस्ट देयर, एंड देन थिंग्स विल हैपन. डिजिटल करना है. सो आई स्टार्टेड विद दैट, एंड दैट रियली हेल्प मी ओवर द प्रोसेस. लॉट ऑफ माई colleagues from my previous organization became my clients, and they started referring me. So that was pretty easy for me to get started. Though yeah, income is very low when you start, because I started with the zero assets actually. Income is low, but then since I was already financially free, so that was not a challenge for me. So I was able to get through the initial 3 to 4 years, which are difficult in this profession. I was able to get through that very easily. Other things, managing self is very important, because once you are there with an employer, you may like or may not like your boss, but then you are constantly getting monitored or being evaluated. So it keeps you on your toes. Once you are on your own, you have to self-motivate yourself, because आपका कोई boss नहीं है. So you have to keep yourself self-motivated. अगर नहीं करो, or if you don't keep up with the times, especially in the finance industry, we will get outdated very soon. तो एक ये बहुत important रहता है कि नया सीखते रहना. Half of my day generally ends up reading actually, because we have to know what is going on in this industry. So I would say that is a challenge, to keep myself motivated all throughout. And since I have leveraged technology quite a lot, I do a lot of automations, and that's why I'm able to manage such a large clientele with just 2.5 employees. So that's all which I've got in my team, and they are working from their homes. It's all happening digitally. I am leveraging technology quite a lot, because I understand the importance of technology, since I've worked a lot in technology firms also earlier. So that has helped me, but then keep myself updated, because technology also gets outdated. So certain things which I've done, they may not be relevant. So I need to decide कि हाँ ठीक है, इसका time हो गया, now retire it, now let's move on to something which is interesting. But at the same time, not go for something just because it looks good. We have to understand कि उसका हमारे पे relevance क्या है,
हमारे काम में, या अपना एग्जिस्टिंग प्रोसेस ही अच्छा है, देन व्हाई डू यू चेंज इट? तो वो सब इवेल्युएट वगैरह करना होता है. एंड वन बिगेस्ट चेंज इज कि नाउ आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग. When you are working for a corporate, you have a set defined roles and responsibilities. Now I am the CEO of my company, I am also the peon of my company. I will do everything actually, and anything can suddenly become very big, and it may need attention, whether it is related to regulators or whether it is related to operations or one client not being happy, social media, it could be anything actually. So I need to manage everything, and I have to be very careful that nothing goes out of control. So that I see is a big change, because once you're working in a corporate environment, you have separate departments. So आपको पता है कि आपकी क्या responsibility and you have to do that. Here you have to do everything. Of course, with employees, you can delegate some work, but still the responsibility actually remains with us. सर लाइफ में सबके मेंटर्स होते हैं, आपकी लाइफ में कौन मेंटर्स रहे और उनका इम्पैक्ट आपकी जर्नी में क्या रहा है सर? ओके, गुड क्वेश्चन. बहुत रहे हैं मेरे मेंटर्स. और जब मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में था तो उस टाइम पे भी मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र था. अब ये आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये तो म्यूचुअल फंड कंपनी में जॉब करता है और उसका एडवाइज़र है, वो डायरेक्ट प्लान में क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज आई अंडरस्टूड द म्यूचुअल फंड बिजनेस. एक तो वो था कि आई वॉन्टेड समबडी आउटसाइड to take care of my finances. Trust बन गया था with this person, and I felt that yes, he can give me a good objective view. So he actually maintained my portfolio, he managed it. I had an overview, and he knew my goals कि at some point of time I will leave the corporate life. Then he gave me the go ahead, और उन्होंने बोला कि now you are ready to get started getting into my industry, and whenever you want you can resign. He also offered me actually that he is based out of Nagpur, and he said, "No, why don't you come to Nagpur, look at our processes, sab dekh lo, so that it's easier for you once you start getting into it." So I was serving my notice period. One weekend I decided to go to Nagpur, and he got me to sit with some of the teams there, operations or sales वगैरह. He himself actually gave me a lot of overview. And when I was returning back, I got scared. I saw paper all over the place. I saw some 10-15 people in the office running around here and there and doing the job. And when I was returning, I was very scared. I said, how will I manage this alone? कैसे होगा? ये तो इतना सारा काम है, इतने सारे प्रिंटर्स लगे हुए थे, इतने पेपर्स लगे हुए थे, ये काम मेरे से कैसे होगा? फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि बाय दैट टाइम BSc हैड कम. ऑफ कोर्स मतलब ये मेरा फियर था, बट आई कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सबमिटेड माई रेजिग्नेशन, एंड आई वॉजंट कंफर्टेबल टेकिंग इट बैक. मुझे था कि अब जो भी है देखा जाएगा, एनीवेज इवन इफ आई डोंट अर्न इट इज़ फाइन. सो देन I got started. Fortunately, online platforms had got introduced, and then it was much easier because things were happening all online. I realized things are not that very difficult if I do things digital, and because I was starting new, I was able to get onto the digital platform immediately. Whereas somebody who has been there onto the paper-based platform, that person will take some time for transition. But for me, that turned out to be an advantage. And things worked out fine. Another thing I've noticed is कि होता क्या है कि corporate life में ना people hoard information. वो politics वगैरह और ऐसा रहता है कि people don't want others to grow. तो वो information अपने पास रखेंगे, या behind the back something will be happening, which I don't see in our industry. Here people don't see ourselves as being the competitors. It's a huge market in India. हमारा competition हमारे आपस में नहीं है. हमारा कंपटीशन में भी बैंक्स के साथ होगा या रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ होगा, बट आपस में कंपटीशन नहीं है. वी हेल्प आउट ईच अदर क्वाइट अ लॉट. जब भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे GST में आई वाज एंटरिंग, आई वाज हैविंग सम प्रॉब्लम्स. उसके अलावा नाउ व्हेन आई वाज हायरिंग आई हैड सम क्वेश्चंस. तो आई कुड रीच आउट टू एनीबडी इन आवर इंडस्ट्री एंड दे विल हेल्प अस आउट कंप्लीटली. Any questions we have got, we can just reach out.
डिस्कशन होगा, देयर आर लॉट ऑफ फोरम्स वी हैव जहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि दिस इज व्हाट आई हैव इम्प्लीमेंटेड, इट हैज़ वर्कड फॉर मी, you may want to try at your end also and see if it works for you. You need not follow what I do, but you may want to learn from this. तो हमारे इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा लर्निंग वगैरह रहती है, एक दूसरे से लर्निंग, एक दूसरे का हेल्प करना. I myself am mentoring around 15 to 20 people. So that's what I really like in this industry as compared to various jobs which I've done, जहाँ पे इतनी openness नहीं होती थी to help out each other. आज के टाइम में एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, बट अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें अपनी बढ़ानी है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स, शुरुआत कैसे करें कि हम अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ा सकें? ओके, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत जगह हैं. वी शुड बी वेरी केयरफुल हम कहाँ से वो नॉलेज ले रहे हैं. दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अगर गलत जगह से इंफॉर्मेशन ले ली तो उल्टा हो जाएगा. आजकल बहुत चैनल्स हैं, यूट्यूब में भी बहुत चैनल्स हैं. पीपल आर वेरी बिग इन्फ्लुएंसर्स and sometimes they may not do the right things, they may not speak the right things, but they have been speaking, they may not be even authorized. SEBI is very very clear कि you really need to be registered with them if you are giving any advice, but many people are not doing it. हम आजकल न्यूज़ में भी बहुत देखते हैं कि SEBI has fined someone or those things are happening. Go to the official websites. AMFI की अपनी वेबसाइट है, बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है. सेबी की वेबसाइट में सब सर्कुलर्स वगैरह वहाँ पे अपलोडेड है. अगर कोई भी डाउट आ रहा हो कि ये क्या रेगुलेशन है या नहीं, जस्ट गो टू देयर वेबसाइट एंड चेक. तो एक तो ये है कि गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स, वहाँ से आप नॉलेज लो. सेकेंड वुड बी रीड वेरी रेगुलरली. इकोनॉमिक टाइम्स है, वाइल यू आर स्टार्टिंग, आउटलुक मनी है. आउटलुक मनी में काफ़ी कुछ बेसिक्स वगैरह आते हैं. इट्स you can learn from there because there you get something which is true, and also there will be interviews from people either from the AMCs or people from our industry who have given their perspective and they have given their thoughts, and there is no kind of selling being involved there. If you go through an influencer's website, you never know what they might be selling there. It could be selling of a course as an example which they want you to purchase. That is why they are speaking about some products. So we have to be very careful from where we get the learning. And learning का ऐसा नहीं है कि आपने एक महीना लगा दिया आप एक्सपर्ट बन गए. फाइनेंस इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे चेंजेस रेगुलरली आती रहती हैं. सो यू हैव टू लर्न रेगुलरली. I myself spend about 3 to 4 hours every day studying, actually. Reading about the new things happening in the industry, because I need to do that, otherwise I'll become outdated very soon. सर बहुत ही थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, बहुत सारे एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, आपकी पर्सनल जर्नी, क्या करना है क्या नहीं करना, ये कि कैसे रूल्स होते हैं. सो थैंक्स अ लॉट. हम चाहेंगे दोबारा भी पॉडकास्ट करना कि और जानकारी अपने क्लाइंट्स को और लोगों को बता सकें. Thank you very much. It was a great session. I really enjoyed it. Thank you.